Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में मैं अपने बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। साथ ही मैंने होलोकॉस्ट के ऊपर भी अब से पहले 2 वीडियोस बनाए हैं। उनके लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं, आप उन्हें देख सकते हैं, तो आपको एक बैकग्राउंड का पता चलेगा। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ नए तरीके से समझाऊं। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 चीजें चल रही थी। पहला तो था एक युद्ध जो कि एलाइड फोर्सेस और जर्मनी या उनके एलाइज के बीच में चल रहा था, जिसमें कि जर्मनी की कोशिश थी कि वो पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले ले। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की कोशिश थी कि जर्मनी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। हालांकि शुरू में रशिया भी जर्मनी के साथ ही था, लेकिन जब हिटलर ने रशिया के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की और हमला कर दिया, तो रशिया भी उसके खिलाफ हो गया। और जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पर्ल हार्बर की घटना के बारे में बताया था, जिसमें जैपनीज ने पर्ल हार्बर के ऊपर जो हमला किया था वो ही उनके विनाश का कारण बना। इसी तरह से जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर हमला किया, वो उनके लिए भी विनाश का कारण बना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो युद्ध के परिणाम कुछ और होते। खैर चलिए, ये तो हुई युद्ध की बात। अब जो दूसरी बात थी वो था हॉलोकॉस्ट, जिसके अंदर जर्मनी ने, या कहें कि हिटलर के आदेश पर जर्मन सैनिकों ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला। हिटलर की कोशिश थी कि वो यूरोप के अंदर से सभी यहूदियों को मार डाले। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 चीजें आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, एक तो होता है गैटो और एक होता है एक्सटर्मिनेशन कैंप्स। हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। घैटो को आप इस तरीके से समझिए कि हिटलर की कोशिश थी सभी यहूदियों को मारने की, तो सबसे पहले उसने उन यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया और जगह जगह पर घैटोस बना दिए, जिनको कि हम बस्ती भी बोल सकते हैं, जहां बहुत थोड़ी सी जगह के अंदर बहुत सारे यहूदियों को रहने पर मजबूर कर दिया गया। इन घैटोस की हालत इतनी अमानवीय थी कि यहां रहना बहुत ही मुश्किल था। कम जगह में बहुत सारे लोग थे, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में बहुत से लोग तो वहां पहले से ही बीमारी के कारण मर जाते थे। उसके बाद जो लोग बचते थे उनको बाद में एक्सटर्मिनेशन कैंप्स के अंदर भेज दिया जाता था। अब ये एक्सटर्मिनेशन कैंप्स क्या थे दोस्तों? ये इस तरीके के कैंप्स थे जहां की गैस चैम्बर्स या जहरीली गैसें देकर लोगों को व्यवस्थित तरीके से मारा जाता था, और फिर उनके जो शव होते थे उनको भी ठिकाने लगा दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उनके पास एक्सटर्मिनेशन कैंप्स थे तो घैटोस की क्या जरूरत थी? तो देखिए, इसको इसी तरीके से समझिए कि जैसे कि स्लॉटर हाउसेज होते हैं, तो एक साथ सभी जानवरों को मारना पॉसिबल नहीं होता। तो आप ऐसा सोचिए कि हिटलर ने कुछ भी कोशिश की हो, फिर भी 60 लाख यहूदियों को एक साथ मारना उस वक्त भी मुमकिन नहीं था। तो वो क्या करते थे, जगह जगह से यहूदियों को इकट्ठा करके पहले घैटोज यानी कि बस्तियों में भेजते थे, और वहां से उनको एक्सटर्मिनेशन कैंप्स के अंदर ले जाया जाता था, जहां ले जाकर उनको गैस चैम्बर्स में या गोलियां मारकर या और भी बहुत तरीकों से उनको मार दिया जाता था। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्लॉटर हाउसेस का और घैटोज का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, चाहे स्लॉटर हाउसेस हों या एक्सटर्मिनेशन कैंप्स हों या घैटोज हों, उनका मकसद तो एक ही था, जीवों की हत्या करना। हाँ, उसके अंदर इंसान जानवरों की हत्या करता है और यहाँ इंसान ने ही इंसानों की हत्या की। पर सवाल यह उठता है कि जानवर कभी भी प्रतिरोध नहीं कर सकते, यानी कि कोई विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सही या गलत के बीच में भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन इंसानों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान हमेशा से ही सही और गलत में फर्क कर सकता है। तो ऐसा क्या था कि 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने व्यवस्थित तरीके से मार दिया और उन लोगों ने विद्रोह भी नहीं किया? देखिए, इसके 2 कारण थे। एक तो जो यहूदी थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनमें से कुछ डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और बड़े शांति प्रिय लोग थे। तो उनको हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग अपना काम करते थे। और यही बात हिटलर को पसंद नहीं थी। उसकी सोच थी कि सभी संसाधनों के ऊपर यहूदियों ने अपना कब्जा जमा रखा है, तो ऐसे में जो और जर्मन्स हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा। यहीं से वो बात शुरू हुई थी। हालांकि मैं इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कुछ इसी तरह की बात आपने कश्मीर में भी देखी थी, पर यह घटना थोड़ी सी उससे अलग है, तो मैं इसको उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाता। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि उन्होंने कभी विद्रोह क्यों नहीं किया? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विद्रोह नहीं किया। समय समय पर उन्होंने छोटे छोटे विद्रोह किए, लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, और एक स्टेट की पूरी जो ताकत होती है वो उनके पीछे नहीं थी।
इस वीडियो में मैं आपको उस घटना के बारे में ही बता सकता था, पर मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी समझाने की कोशिश की, ताकि जो लोग नए हैं या अभी अभी जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में पता चले। इसमें शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉर्सो घेटो अपराइजिंग के बारे में, यानी कि जो वॉर्सो में बस्ती बसाई गई थी, जो कि यूरोप के अंदर यहूदियों की सबसे बड़ी बस्ती थी, उसके अंदर हुए विद्रोह के बारे में। 1933 से लेकर 1945 के बीच में हिटलर के आदेश पर जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि यहूदियों ने इसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन यह सही नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर यहूदियों ने यह लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी, और इसमें ही सबसे बड़ा विद्रोह था वॉर्सो बस्ती में हुआ विद्रोह, जिसे कि हम वॉर्सो घेटो अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वॉर्सो घेटो अपराइजिंग के अंदर मुट्ठी भर यहूदियों ने पूरे तरीके से हथियारों से लैस जर्मन सैनिकों से सीधी मुठभेड़ की। हालांकि उनको पता था कि उनके इस विद्रोह से कोई परिणाम बदलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी वो डरकर बैठे नहीं और उनसे जितना बन सकता था उन्होंने उतना ही प्रतिरोध किया। हालांकि इसमें उनकी कोई भी जीत नहीं हुई, लेकिन इसमें उनके जज्बे की जीत जरूर हुई। जहां सब चीजें उनके खिलाफ थीं, उन्होंने फिर भी उसकी फिक्र ना करते हुए एक ताकतवर दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके और उसकी आंखों में आंखें डालकर लड़ाई करी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन घेटों से यहूदियों को एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में ले जाया जाता था, जहां उनका नरसंहार कर दिया जाता था। तो ऐसे ही वॉर्सो घेटों में जो यहूदी रह रहे थे, जर्मनी ने निर्णय किया कि जितने भी बचे हुए यहूदी वहां रह रहे थे उनको ट्रैवलिंग का शिविर के अंदर ले जाया जाए और वहां उनको मार दिया जाए। उन्होंने जो यहूदी बुजुर्ग लोग थे उनसे बोला कि हमें रोज लगभग 7,000 लोगों को यहां से ले जाना है, ताकि हम उनको श्रम शिविरों के अंदर ले जाएं, जहां हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। उन नेताओं ने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद उनको किसी शिविर के अंदर ले जाया जाएगा जहां उनको एज ए वर्कर यूज किया जाएगा। तो वो शुरुआत में अपने लोगों को वहां से भेजने लगे, लेकिन धीरे धीरे यहूदियों की समझ में ये आ गया था कि ये उनको किसी श्रम शिविर में नहीं ले जा रहे, बल्कि उनको ले जाकर उनको मार दिया जाता है। तो ऐसे में उनके अंदर एक विद्रोह की भावना पनपने लगी और उनको लगने लगा कि अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना हम लड़कर मरें। अब मैं आपको बता दूं, इस घेटो के अंदर से लगभग 2.5 लाख ज्यूज को ऑलरेडी एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में भेज दिया गया था। तो यहाँ जो लगभग 50,000 के करीब ज्यूज बचे थे, उन्होंने लड़ने का फैसला किया और जगह जगह बंकर्स बना लिए और वो बाहर से वेपन्स यानी कि हथियार और एक्सप्लोजिव भी स्मगल करने लगे घेटो के अंदर, जिसमें कि पोलिश रेजिस्टेंस फोर्सेस जो थी उन्होंने उनकी बहुत मदद की। यहाँ ऐसे में एक लेफ्ट विंग जो ज्यूज की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ZOB बोलते हैं, और एक राइट विंग थी जो कि जूइश मिलिट्री यूनियन यानी कि ZZW थी। उन्होंने हथियारों को अंदर ले जाकर लड़ने का फैसला किया और वो सही वक्त का इंतजार करने लगे। ऐसे में 19 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन जर्मन्स ने फैसला किया कि जितने भी बचे हुए यहूदी हैं उनको वार्सो घेटो से निकालकर ट्रैवलिंग का एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में भेज दिया जाए और वहां ले जाकर उनको मार दिया जाए। लेकिन यहूदी अब ये समझ गए थे कि उनको किसी श्रम शिविर में नहीं बल्कि मृत्यु शिविर में ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने लड़ने का फैसला किया। 13,000 यहूदियों ने जो भी हथियार मिले उन्हें लेकर सशस्त्र जर्मन फौज के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। और जब जर्मनी के सैनिक उस शिविर में आए और उन यहूदियों को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगे, तो इन लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इन लोगों ने जो रिवॉल्वर्स थी या राइफल्स थी जो ये स्मगल करके लाए थे, कुछ विस्फोटक भी थे, साथ ही जो मोलोटोव कॉकटेल होती है यानी कि उसको आप समझिए कि पेट्रोल बम जिसको हम बोलते हैं, कि बॉटल के अंदर पेट्रोल भर लिया और आग लगा के फेंक दिया, ये सब सामान इकट्ठा करके इन्होंने उन लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। पहले दिन जर्मन सैनिक किसी भी यहूदी को ले जाने में सफल नहीं हुए और उनको इस झड़प में बहुत सारा नुकसान भी हुआ। अगले दिन जर्मन फौजें अंदर आईं, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक घर को जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस घर से अगले मोहल्ले में जाते और वहां भी उन्होंने उन घरों को जलाना शुरू कर दिया। जो भी तहखाने थे जिसके अंदर लोग छुपे हुए थे, उन्होंने वहां भी बॉम्ब डालकर या तो लोगों को जला दिया या उनको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अब आप यहूदियों के जज्बे के बारे में सोचिए कि उन्होंने कितना विद्रोह किया होगा। कि ये जो विद्रोह था यह 19 अप्रैल को शुरू हुआ और अगले महीने 16 मई को खत्म हुआ, यानी कि पूरे 1 महीने तक ये सब कुछ चलता रहा, जिसमें कि जर्मन्स एक एक घर को जलाते रहे, एक एक आदमी को ढूंढकर मारते रहे और वहीं जो यहूदी लोग थे वो भी जर्मन सैनिकों से लगातार लड़ते रहे। शुरू में जर्मन सैनिक टुकड़ियों में अंदर आते थे और वो यहूदियों को ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसे में
यहूदी एक गुरिल्ला वॉर लड़ रहे थे जिसमें कि छुपकर घात लगाकर हमला किया जाता है और वो उसमें सफल भी हो रहे थे। लेकिन बाद में जर्मन सैनिकों ने अपना जो लड़ने का तरीका था उसको बदल डाला और वो छोटी छोटी टुकड़ियों में अंदर घुसने लगे और सिलसिलेवार तरीके से एक एक आदमी को अपना निशाना बनाने लगे, क्योंकि उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी और यहूदियों के पास सिर्फ उतने ही हथियार थे जो कि वो बाहर से स्मगल करके अंदर लाए थे, तो उनके जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। 19 अप्रैल 1943 से 16 मई 1943 तक चले इस विद्रोह के अंदर लगभग 13,000 यहूदी मारे गए थे। इनमें से आधे से ज्यादा लोग जलकर या धुएं से दम घुटने के कारण मरे थे। इसमें जर्मन सैनिकों की भी बहुत हानि हुई थी। हालांकि उनके हिसाब से केवल 16 लोग ही मरे थे, जबकि लगभग 100 से ऊपर लोग घायल हुए थे। पर अगर उस वक्त के चश्मदीद गवाहों और जो लोग बच गए थे उनकी माने तो इसमें लगभग 300 से ऊपर जर्मन सैनिकों की मृत्यु हुई थी। पर जर्मनी ने इस बात को छुपा लिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, युद्ध में प्रोपेगेंडा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब 16 मई को यह अपराइजिंग यानी कि विद्रोह खत्म हुआ तो जो भी टूटे फूटे घर वहां बच गए थे, जर्मनी ने उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया और जमीन में मिला दिया और वहां वॉर्सो घेटो की जगह एक वॉर्सो कंसंट्रेशन कैंप यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना एक्सटर्मिनेशन कैंप, उसको वहां बना दिया और बचे हुए लोगों को उसी खंडर बने कैंप के अंदर मारने लगे। जो यहूदी लोग इस कैंप से बचकर भागने में सफल हो गए थे उनको भी एसएस जो कि जर्मन पुलिस थी वो उनको ढूंढ ढूंढ कर उनका शिकार करने लगे। उनका उद्देश्य था कि एक भी यहूदी जिंदा ना बच पाए। अगले लगभग 1.5 साल तक यानी कि अगस्त 1944 तक ऐसे ही इस कैंप के अंदर जर्मनी ने लोगों को मारना जारी रखा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अलाइड फोर्सेस ने ऐसे लोगों को जो कि यहूदियों को मारने के लिए जिम्मेदार थे ढूंढ ढूंढ कर सजाएं दी। ऐसा समझा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग गायब हो गए थे और कभी भी हाथ नहीं आए, लेकिन फिर भी जो लोग मिले उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए और उनको उसकी सजा भी दी गई। दोस्तों, उनको सजा तो मिली, लेकिन इससे जितने यहूदी लोग मारे गए थे उनको कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शांति से रहने वाले लोगों को रातों रात अपने घरों को छोड़कर किसी घेटों के अंदर बसा दिया जाए, जहां उन्हें अमानवीय हालातों में रहने के लिए मजबूर भी किया जाए, किसी तरीके की कोई सुविधा ना दी जाए और उनके ऊपर अत्याचार भी किए जाए। उसके बाद उनको एक्सटर्मिनेशन कैंप्स के अंदर ले जाकर जानवरों की तरह मार दिया जाए। हम अपने बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसी घटनाएं आमतौर पर दुनिया के अंदर होती रहती हैं। कश्मीर में हमने कुछ ऐसा ही देखा जब 1989 में कश्मीरी पंडित हिंदुओं को वहां से निकालकर मारकर भगा दिया गया। ऐसा ही कुछ चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिन्हें कि वहां बने कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर रखा जाता है और उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। उनको किसी भी तरह की आजादी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि लोग उनके बारे में आवाज नहीं उठाते। वो लोग जो कि एक धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनके मुंह से भी मैंने कभी उइगर मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं सुनी है। दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो वॉर्सो घेटो अपराइजिंग के बारे में। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी चीजें आपको समझाने की कोशिश की हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।